Hello students, well let us start with the second lesson in your SST chapter 1। पिछले लेसन में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, खास करके ब्रिटिश थिंकर्स वगैरह जो थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। और खास करके जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री के टाइम इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन दिया वो काफी फ्लॉड था। और बहुत सारे जो थे जो लेटर हिस्टोरियंस रहे हैं, उन्होंने जो है इस जेम्स मिल के द्वारा या एंग्लिसिस्ट जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा किए गए पीरियडाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, उसको क्वेश्चन किया, उसकी जो है गलतियां या खामियां दिखाई। तो चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो सही है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि इंडियन हिस्ट्री में जो कॉलोनाइजेशन रहा है इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो जो है एक मेजर कह सकते हैं कि शिफ्टिंग मोमेंट रहा है। एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो लाइक लेट अस स्टार्ट विद कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर जो है सबसे पहले जो है यही सवाल उठता है कि व्हाट डज इट मीन, कॉलोनाइजेशन का जो है मतलब क्या होता है। ओके तो कॉलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि लाइक व्हेन वन कंट्री इज रूल्ड बाय अनदर, many political, economic, social and cultural changes take place in the colonized country. This process is called colonization. ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के द्वारा शासन किया जाता है तो फिर वहां पर जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सभी स्तरों पे परिवर्तन होने लगता है। और ये प्रोसेस जो है ये कॉलोनाइजेशन कहलाता है। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब जो है सिर्फ कब्जा करना नहीं हो गया, दैट्स इन्वेजन। ओके, इन्वेजन एंड कंकरिंग ए लैंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉलोनाइजेशन में क्या होगा कि आप वहां पर जो शासन करते हैं उस शासन के थ्रू जो है उस रूल के थ्रू जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पे बदलाव जो है वो शुरू हो जाता है। नाउ द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड इट्स कॉलोनी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर इंडिया जो है वो इंडिया पे ब्रिटेन का शासन था तो इंडिया क्या हो गई ब्रिटेन की कॉलोनी हो गई। वाइल द कंट्री दैट रूल्स इज कॉल्ड द इंपेरियलिस्ट कंट्री। तो ब्रिटेन क्या हो गया, इंपेरियलिस्ट कंट्री। द इंपेरियलिस्ट कंट्री colonizes in order to derive maximum benefit for itself by exploiting the economy of its colony। ये जो है कह सकते हो कि इंपेरियलिज्म का जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है कि जो इंपेरियलिस्ट कंट्री होती है वो जो है मेनली इसलिए कॉलोनाइज करती है किसी कंट्री को ताकि वो जो है इसके इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके खुद के लिए मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। डिराइव मतलब हासिल करना, तो और एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, दोहन करना। तो जो इंपेरियलिस्ट कंट्री होती है वो जो है कॉलोनाइज करती है किसी अपने कॉलोनी को सिंपली ताकि वो जो है इसके इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन करके जो है दोहन करके जो है मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए जो है हासिल कर सके। अब इंग्लैंड ने इंडिया को क्यों कॉलोनाइज किया, तो इसकी कहानी समझिए। अब फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम समय में ही काफी तेजी में बढ़ गया। अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होती है, तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो एक टर्म है जो कि यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी के पीरियड में जो है माना जाता है। इस पीरियड में जो है खेतीबाड़ी से लेके और फैक्ट्री में सामान बनने से लेके खदान में माइनिंग की एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, इन सभी में बदलाव हुए थे। जैसे कि मान लीजिए कि स्टीम इंजन वगैरह सबका इन्वेंशन, तो उसकी वजह से जो है ट्रेन या रेलवेज की सुविधा बढ़ेगी, खेती जो है वो अब कॉमर्शियल लेवल पे होने लगेगा। तो ये सब जो बदलाव आए तो इसकी वजह से जो है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल जो एस्पेक्ट था यूरोप का उसमें जो है काफी बदलाव आया। तो इस प्रोसेस को जो है कलेक्टिवली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में की एरिया क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी बदलाव आया, ट्रांसपोर्ट में काफी बदलाव आया, और इसकी एक वजह रही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कि स्टीम इंजन वगैरह सबका जो आविष्कार सब हुआ, राइट, कोल का जो यूज शुरू हुआ इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो उसकी वजह से जो है
ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो मेनली पॉसिबल हुआ, और उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन था वो काफी जल्दी में ही जो है बढ़ गया। अब द नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज को कंट्रोल करने की जो जरूरत होती है, तो ये पैदा हो गई यहां पर, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि अगर उनके कब्जे में बहुत सारा जगह है तो उनको अपने सामान को बेचने के लिए कहीं दूसरे मार्केट को खोजने की जरूरत नहीं है ना। इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी है तो जो भी सामान बेचना है जाओ ना इंडिया में बेच दो ना, पब्लिक को तो खरीदना ही है। और साथ ही साथ इट ऑल्सो ऑल्सो फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज रिजल्टेड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ मेनी नॉन यूरोपियन कंट्रीज बाय इंग्लैंड। तो मतलब टेरिटरीज पर कब्जा करना जो कि उनके प्रोडक्ट के लिए मार्केट का काम कर सके, और साथ ही साथ जो है उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई कर सके। इसी मोटिव ने जो है बहुत सारे नॉन यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा दिया इंग्लैंड के द्वारा, और यही वजह है कि इंडिया भी जो है वो इंग्लैंड की कॉलोनी बन गई, ताकि हम जो है इंग्लैंड के बने सामानों के लिए मार्केट प्रोवाइड कर सकें और उनकी फैक्ट्रीज के लिए जो है हम रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब ऑफ कोर्स यहां पर जो है एक मुद्दा आता है कि ये हुआ कैसे। तो देखिए कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है 1600 सीई में, ठीक है। A group of English traders founded the English East India Company EEIC in London, ठीक है। 1600 सीई में जो है कॉमन एरा में जो है कुछ लंदन के व्यापारियों का ग्रुप जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है लंदन में। A royal charter was granted to it by Queen Elizabeth I of England, ठीक है। इसको जो है रॉयल चार्टर जो है वो ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा, रॉयल ऑर्डर, चलिए ठीक है आप जो है इंडिया में जो है आप ही व्यापार करिएगा। अब अर्लियर Thomas Roe, the envoy of King James I of England, got certain trading rights for the EEIC from the Mughal Emperor Jahangir. अब पहले जो है टॉमस रो जो कि किंग्स जेम्स द फर्स्ट, एलिजाबेथ से पहले किंग जेम्स द फर्स्ट के जो है एम्बेसडर थे, राजदूत थे, उन्होंने जो है EEIC के लिए कुछ ट्रेडिंग राइट्स जहांगीर से जो है हासिल कर लिए था, ठीक है। Later, the Mughal Emperor Farrukhsiyar granted important trading rights to the English merchant through a royal फरमान। बाद में जो है जो बाद के मुगल बादशाह फारूखसियार हुए, उन्होंने जो है कुछ और ट्रेडिंग राइट्स भी जो है अपने रॉयल फरमान के द्वारा, रॉयल आदेश के द्वारा जो है इन इंग्लिश मर्चेंट्स को दे दिया। तो चलिए ठीक है, इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आ गई। जब इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उसके बाद तो भाई बहुत कांड हुआ। अब कांड में जो है हम लोग बात करेंगे अब कि इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए। तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए वो जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डोमेन्स में हुए, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस पीरियड में जो है इंडियन नेशनलिज्म का भी राइज हुआ, और अब जो है हम इन चीजों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट सेक्शन। ओके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसने जो है सबसे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज की शुरुआत की कॉलोनियल पीरियड में। इन 1757 द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम्स एंड प्रोविंसेस। 1757 के आसपास में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था वो बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था। एंड ओवर द नेक्स्ट 190 years द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट रूल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगले 190 सालों में जो है ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो है इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में जो है डायरेक्ट अपना रूल जो है वो फैला दिया। दे इनडायरेक्टली रूल्ड ओवर ऑल द अदर लोकल किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स, और इनडायरेक्टली जो है जितने भी लोकल किंगडम्स थे या प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे भी उनका शासन रहा। नाउ टिल 1857 द EEIC रूल्ड द कंकर्ड टेरिटरीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 1857 तक जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो है
जो भी जीते हुए एरियाज थे इंडिया के उस पर शासन किया। देयर आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल, उसके बाद जो है जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो क्वीन थी उसने जो है अपना डायरेक्ट जो है कंट्रोल जो है इंडिया पर स्थापित कर लिया। Another major development was the rise of an organized opposition to British rule by Indians. दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा इस पीरियड का वो ये रहा कि जो ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक संगठित रूप से विरोध शुरू हुआ। इनिशियली इट वाज लेड बाय लोकल जमींदार्स, पेजेंट्स, सिपाहीज एंड ट्राइबल पीपल। शुरू में जो ये विरोध शुरू हुआ अंग्रेजों का, तो ये जो है जो लोकल जमींदार थे, किसान थे, सिपाही थे और आदिवासी सब थे, उनके द्वारा शुरू हुआ। Later, it became more organized under English educated groups, collectively known as the nationalists. बाद में जो है ब्रिटिश रूल का ये विरोध जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया जब ये इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स जो थे जिनको कि नेशनलिस्ट कहा जाता था, उन्होंने इस विरोध की कमान संभाल ली। इसके अलावा जो है और क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर through which the British ruled India was also an important political development during colonial period. एक संवैधानिक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है जो शुरू एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, जिसके द्वारा ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पर शासन करते थे, तो ये भी जो है कॉलोनियल पीरियड का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। बिकॉज प्री कॉलोनियल इंडिया did not have this whole constitution thing. They had administration, they had some laws, okay, they had military, लेकिन political structure भी जो था pre colonial India में वो different था। So anyways, like we will take a break here. In the meantime, you can do one thing, you can look at the photographs of the Sipahis of East India, English East India Company, okay। अब जो है इनके यूनिफॉर्म को जो है आप जो मॉडर्न डे सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, उनके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं व्हाट डिफरेंसेस यू नोटिस। एंड एनीवेज इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द इकोनॉमिक चेंजेस दैट हैपेंड इन colonial period. In the meantime, you will have some you will just go through the section that we have covered today once again, and you will have some more like activities and assignments based on it. So do them as well. Bye bye.